आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 36 के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 36 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 37। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। इस मॉडल सेट नंबर 37 के अंदर फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं मॉडल सेट नंबर 37। हमारा मॉडल सेट नंबर 37 का पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या है? एक मिनट हटे आप, एक मिनट। हमारा पहला प्रश्न देखिए मॉडल सेट नंबर 37 का। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण बताना है। बताइए। जो भाई पहले तो साधारण भाषा में देखो ये क्या होता है। द्रव बूंद क्या होती है भाई? जो बारिश होती है ना, रेन बारिश होती है, तो ये बताना है जब बारिश होती है, एक तो बारिश होती है ना तब ये बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है भाई? ये भी है प्रश्न। बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है? क्यों होती है भाई? वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पहला प्रश्न तो ये पूरा हमारा, पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल होती है और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बूंद होती है ये बताना वो न्यूनतम क्षेत्र घेरती है, यानी कुछ ना कुछ क्षेत्र तो घेरेगी, कुछ ना कुछ एरिया तो घेरेगी वो बूंद। तो ये बताना है वो किसके कारण घेरती है? वो घेरती है पृष्ठ तनाव के कारण। जो बूंद होती है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरती है, तो उसका कारण क्या है भाई? पृष्ठ तनाव। क्या है कारण? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है? साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब। जो साबुन होती है भाई, आपने देखा होगा जब साबुन आप लगाते हो कपड़ों पर तब बुलबुले बनते हैं, छोटे छोटे बुलबुले। तो ये बताना भाई उन बुलबुलों के अंदर कितना दाब होता है, उनको बुलबुलों के अंदर का दाब बताना भाई। ये दाब होता है भाई वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो वायुमंडल में दाब होता है ना उससे अधिक दाब होता है। ये आप देख सकते हैं। जो साबुन का बुलबुला है, जो साबुन के बुलबुले का अंदर का होता है दाब होता है, वो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। सोच के हैरान हो गए ना आप, क्योंकि दाब होता है ना वो अधिक होता है वायुमंडल से। छोटा है बुलबुला और कितना दाब देखो। अगला प्रश्न देखिए। जब किसी झील की सतह से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, यानी ये बताना है। आपने झील लगा लो, पौंड, लेक या कुछ भी लगा लो आप, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी खड़ा होगा यानी पानी भरा होगा, वहां पर देखना बुलबुले उठेंगे ना नीचे से जो बुलबुला उठता है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। आप थोड़ा पानी लेकर एक ब्रिकर में पानी लीजिए, ब्रिकर में पानी लेकर ब्रिकर ऐसे लेना जो और पार दिख सके, पानी भी दिख सके उसके अंदर से, नीचे सतह का भी। तो उसमें कुछ ना वो डालना, जो ब्रिक होती ना, ईंट होती है, छोटा टोरडा ईंट का डालना। वो ईंट का टोरडा डालेंगे ना, वो जैसे ही इसके अंदर जाएगा पानी के अंदर, वो पानी को सोखने लग जाएगी। जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, सोखने लग जाएगी ना तो बुलबुला छोड़ेगी, पानी को सोखेगी ना तब वो बुलबुला छोड़ेगी। आप ये देखना, जो बुलबुला नीचे से सतह से होकर ऊपर की ओर जाएगा तो उसका साइज होता है वो बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप घर पर। तो यही बताना भाई, जो झील होती है, झील लगा लो, कोई भी चीज लगा लो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो वहां पर जो सतह से बुलबुला उठेगा ना, तली से जो तली होती है पौंड की, वहां से बुलबुला उठेगा। बुलबुला उठकर सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ये आप ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखें। बादलों के वायुमंडल में
तैरने का कारण कारण उनका कम, मतलब बताना भाई। जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, और आपने क्लाउड भी देखे होंगे, बादल वाइट कलर के जो बारिश को करते हैं। तो ये बताना भाई, जो क्लाउड होते हैं तो ये भाई किसके कारण तैरते हैं वायुमंडल में, आसमान में किसके कारण तैरते हैं, और उनका कम है, क्या है कम, गंतव्य। उनका गंतव्य कम होने के कारण वे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। उनका गंतव्य कम है, इस कारण वे वायुमंडल में तैरते रहते हैं भाई, ये आप ध्यान रखना। इसका कारण ये है, कोई भी पूछ सकता है वायुमंडल में जो ये बादल तैरते हैं वो किस कारण तैरते हैं, तो गंतव्य के कारण। उनका गंतव्य कम होता है, लेस होता है, क्या होता है, कम होता है। अगला है, समुंदर में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। यानी आप करके देख लेना, जो आइसबर्ग होती है यानी आइस बर्फ होती है, आप किसी ना किसी पानी में डालना, और जब भी आप पानी में डालोगे ना इसको, जैसे पानी है, पानी में आप बर्फ को डालोगे, आप ये नोटिस करना, जो बर्फ का आप ले लेना, थोड़ी ही बड़ी बर्फ ले लेना, जैसे ये 9 सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है, तो ये आप इस पानी में डालोगे ना, पानी में जाते ही भाई उसका मतलब 8 सेंटीमीटर तो पानी में डूब जाएगी, और 1 सेंटीमीटर ही ऊपर रहेगी, यानी 1/9 हिस्सा, 1/9, यानी एक ही हिस्सा पानी से ऊपर होगा, और 8 हिस्से होते हैं बर्फ के, वे नीचे डूब जाएंगे। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या हमारा, समुंदर में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। ये आप देखना, एक तरफ तो हम समुंदर कर लेते हैं, यहाँ पर तो भाई समुंदर है, पानी है, यहाँ पर तो पानी है। जो पानी होता है भाई वो मूवमेंट नहीं करता, जो समुद्र का पानी होता है वैसे तो वो झील, मतलब जैसे वो आती है ना, लहर आती है तब तो मूवमेंट करता है, वैसे नहीं करता। और नदी का पानी है, नदी का पानी भाई चलता रहता है, बहाव के कारण वो चलता रहता है। ये आप ध्यान रखना, आप नदी में नहाएंगे ना तो आप बहाव की ओर तैरने लग जाएंगे, यानी डूबेंगे नहीं। और आप समुद्र के पानी में आप नहाने मतलब गोता लगाएंगे ना या नहाएंगे, तो आप ना कुछ समय के बाद थक जाएंगे और आप पानी के अंदर डूबने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई जो जो पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वो खड़ा रहता है, मूवमेंट कम करता है। मूवमेंट कम करता है तो हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो हम कुछ समय के बाद थक जाएंगे। और भाई जो नदी का पानी होता है वो भाई हमें बहाव के साथ ले जाता है, बहाव होगा ना जिस साइड, उस साइड ले जाएगा ना, तो हम वैसे ही पानी के ऊपर तैरना शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो ये देखो भाई, इसका मतलब इसका आंसर देखिए आप कैसे, केमिस्ट्री की फिजिक्स की भाषा में कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, यानी जो समुद्र का जल होता है भाई वो एक तो नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इस कारण उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। ये भी हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है भाई। अगला प्रश्न देखें, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, यानी आपने देखा होगा जहाज पहले तो फैक्ट्रियों में बनती है। फैक्ट्रियाँ कहाँ होती है? जो बड़ी नदियाँ होती हैं, नदियाँ उसके जमा ही नज़दीक होती हैं फैक्ट्रियाँ, वहाँ से जहाज बनती है और वो नदी के की सहायता से वो समुद्र में जाती हैं। तो ये बताना भाई, क्या बताना है, जो जहाज होती है नदी से सागर में घुसती है, तो मुझे बताना है ये जो जहाज होती है वो नदी से सागर में जाती है तो क्या होता है, बताना, एक्सप्लेन करना भाई। तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाती है,
यानी जो नदी का पानी होता है, जो सागर का पानी होता है, सागर का पानी में घनत्व अधिक होता है। इस कारण जो भी जहाज होगी भाई वो कुछ सेंटीमीटर, जितनी नदी के पानी में वो नीचे डूबी होती है ना, उससे थोड़ी ही ऊपर उठ जाएगी। ऊपर क्यों उठ जाएगी भाई? इसलिए उठ जाएगी क्योंकि जो सागर का पानी होता है वो भाई नमकीन होता है, जिसका घनत्व अधिक होता है। इस कारण जो जहाज होती है वो थोड़ी ही, जो जैसी जहाज चल रही है इतनी है नदी के अंदर, तो समुद्र में जाएगी ना तो वो भाई इतनी ही रह जाएगी, ऐसे थोड़ी थोड़ी कम ही। जैसे 8 सेंटीमीटर डूबी हुई है तो यहाँ पर भाई 7 या 6 रह जाएगी। एक्सप्लेन करने का ये तरीका भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई। कांच में प्रकाश का वेग, जो कांच होता है यानी गिलास होता है, मिरर होता है, मिरर शीशा कांच ही होता है वो भी। तो ये बताना भाई प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.0 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। 2.0 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड होता है भाई। ये भाई मीटर सेकंड, ये यूनिट लगी हुई है इसके पीछे, मीटर सेकंड। अगला प्रश्न देखे। त्रिआयाम में जो त्रिआयाम होती है लेसर किरण, त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम। ये पहले तो ये देखो भाई, जो बीम क्या होती है? बीम, एक मिनट हटो। बीम क्या होती है? बीम होती है भाई लाइट। एक तो लाइट की किरण एक जाए और एक अधिक जाए, ऐसे लाइट ऐसे चलती है भाई। तो ये बहुत सारी लाइट इकट्ठी होकर एक बीम बना लेती है, जिसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट कहते हैं भाई, जो यानी बहुत सारी लाइट इकट्ठी होकर बीम ऑफ लाइट का निर्माण करती है। ये बताना भाई, जो भाई लेसर किरण की सहायता से जो चित्र बनते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं भाई। लेसर किरण के सहायता से जो चित्र बनते हैं उस विधि को होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। अगला प्रश्न भाई। किसी तार का रंग सूचक होता है, यानी जो तार होता है, किसी का तार होता है, आपने देखना जहां से करंट फ्लो होता है, ये बताना है उसका रंग सूचक होता है। सूचक क्यों होता है भाई? उसके ताप का होता है। उसके ताप का होता है भाई। जो तार होता है, किसी तार का रंग सूचक होता है। क्यों होता है भाई? उसके ताप का, यानी उसका तापमान यानी टेम्परेचर का होता है भाई रंग। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है? किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। यानी जो फ़ारेनहाइट रेट है और एक सेंटीग्रेड है, ये बताना है फ़ारेनहाइट रेट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम से दुगना होता है, यानी सेंटीग्रेड तापमान दुगना होता है फ़ारेनहाइट रेट के तापमान से। कितने होता है भाई? ये होता है 160 फ़ारेनहाइट रेट। फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। किस बिंदु पर होता है भाई? 160 फ़ारेनहाइट रेट पे। फ़ारेनहाइट रेट पे 160 फ़ारेनहाइट रेट पे भाई सेंटीग्रेड तापमान दुगना होता है फ़ारेनहाइट रेट से, यानी 2 की गुणा कर देंगे तो ये सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कितना होता है भाई? ये कितना होता है? 320 है। 320 भाई सेंटीग्रेड होता है, यानी इतना तापमान होता है। यानी इसका दुगना इतना तापमान सेंटीग्रेड का होता है। अगला है अस्त होते हुए, जब सूर्य अस्त होता है यानी सूर्य अस्त छिपता है, ये बताना उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है। जब भी सूर्य उगता है, यानी सूर्य मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में
मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में सूर्य लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता भाई? परिकिरण के कारण, परिकिरण के कारण, किरणन। भाई सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो परिकरणन के कारण दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता, क्यों दिखाई देता भाई? आप अंतरिक्ष से वो देखना, पृथ्वी को, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे आपको काली दिखाई देगी। और आप धरती से, यानी धरती से, लैंड से आकाश को देखना, नीला दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई देगा भाई? प्रकाश के परिकरण के कारण, परिकरणन के कारण, प्रकाश के परिकरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है कार में साइड मिरर। कार होती है, उसका साइड का शीशा होता है, मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो साइड में, व्हीकल के साइड में जो शीशे होते हैं ना देखने के, रोड आउटसाइड देखने के, ये बताना है वो शीशे किसके बने होते हैं। आपने बाइक के भी देखा होगा, जो शीशे लगे होते हैं साइड में, ये देखते हुए कि साइड से कोई व्हीकल नहीं आ रहा, तो ये बताना वो शीशे होते हैं, दर्पण होता है, वो किसका बना होता है? तो भाई उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है भाई। कार, व्हीकल में, मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है मरग तरणन। उदाहरण है मरग तरसणना, मरग तरसणना उदाहरण है। ये उदाहरण भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला है धूप के चश्मे की पावर होती है। जो धूप का चश्मा होता है ना, ये बताना उसकी पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर होती है भाई धूप के चश्मे की पावर। और डायोप्टर होती है भाई एक यूनिट है जो भाई चश्मे की पावर को डिनोट करती है। ये डायोप्टर उसके पीछे लगाई जाती है, यानी कितने पावर का चश्मा है। डायोप्टर ये यूनिट है भाई, धूप के ये पावर को मापने की यूनिट होती है डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, तो उनमें हम सोचेंगे भाई इसमें मिल्क रखा है तो इसे ठंडा ही रखना पड़ेगा, हमें 16 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। तो भाई हम सेट कर देंगे ना, एक बार थर्मोस्टेट को सेट कर देंगे तो भाई ना वो टेम्परेचर को बढ़ने देगा ना कम होने देगा। ये भाई थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, ना बढ़ने देता ना घटने देता। हमारी मर्जी होती है हम कितने ही डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। अगला है लास्ट प्रश्न ये हमारा इस वीडियो का। ये प्रश्न देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान। ये देखो, अब जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, खाने योग्य है जो पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, तो ये बताना कितने तापमान पर रखा जाता है जिससे वो खाना खराब ना हो। तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रखा जाता है जब हम कोई खाने योग्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं। तो भाई इस टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करेगा? ना ही ये बढ़े ना ही घटे, तो ये थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है इस टेम्परेचर को, ना ही बढ़ने देता ना ही घटने देता है। तो भाई ये कुछ इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।